हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं हम आज। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास अकाउंटिंग करने के लिए या बुक कीपिंग को परफॉर्म करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करने होते हैं या प्री अजम्पशंस कह सकते हैं। जैसे मैं सभी को म्यूट कर, प्रिंसिपल्स हैं जिनको पहले से ही जो है अज्यूम किया जाता है कि हम ये मान के ही अकाउंटिंग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। पहला प्रिंसिपल हमारे पास है जो है गोइंग कंसर्न अजम्पशन। इस अजम्पशन के तहत हम ये मान लेते हैं कि अकाउंट्स जो है जो हम बना रहे हैं या फिर हम बिजनेस के लिए जो भी अकाउंटिंग कर रहे हैं वो बिजनेस फोरसिएबल पीरियड तक चलेगा। मतलब जहां तक हम देख सकते हैं वहां तक बिजनेस चलेगा। हमारा कोई भी ऐसा इंटेंशन नहीं है कि हम अपने बिजनेस को बंद करेंगे या बिजनेस को स्केल डाउन करेंगे। मतलब अगर हम 10,000 यूनिट्स बना रहे हैं एक साल के अंदर तो हम ये मानते हैं कि नेक्स्ट ईयर हम 10,000 से ज्यादा यूनिट्स बनाएंगे या एटलीस्ट 10,000 तो मेंटेन करके चलेंगे। ठीक है, तो ये पहला एजम्पशन है जो हमें मानना है अकाउंटिंग करते वक्त। इसके अंदर क्लियरली ये बोला गया है कि ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते वक्त और रिपोर्टिंग करते वक्त आप ये मानोगे कि बिजनेस जो है कंटिन्यू फॉर ए फोरसिएबल पीरियड। फोरसिएबल मतलब आने वाले टाइम में आपको जहां तक दिखाई दे रहा है वहां तक आपका जो है बिजनेस चलेगा। हम ये कभी नहीं मानते कि बिजनेस को बंद करना है हमें। नो इंटेंशन टू क्लोज द बिजनेस और स्केल डाउन इट्स ऑपरेशंस सिग्निफिकेंटली। ये हमारी अजम्पशन है, दैट इज गोइंग कंसर्न अजम्पशन। हमारे एग्जाम में इसके लिए नोट लिखना भी आ सकता है, व्हाट इज गोइंग कंसर्न अजम्पशन, अगर नोट्स में क्वेश्चन आया तो। और इसके अलावा जो है एमसीक्यू अगर आता है तो यहाँ से एमसीक्यू भी आ सकता है। गोइंग कंसर्न अजम्पशन ही हमें कहता है कि हम अपने बिजनेस को जो है वो अकाउंटिंग पीरियड में डिवाइड करते हैं, जो कि हमें पता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। ये अजम्पशन ना हो तो हम अकाउंटिंग पीरियड क्यों बनाएंगे, हम जो है कंटिन्यू करते रहेंगे लगातार बिना ब्रेक के। ओके, तो ये हमारा पहला अजम्पशन था जो हमें मान के चलना है। सो नेक्स्ट इज कंसिस्टेंसी अजम्पशन। ये अजम्पशन ये कहता है आपसे कि आपको ये मानना है कि आप जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे हैं उन्हें आप हर साल बिल्कुल इक्वली अप्लाई करेंगे। मैं इसे एक्सप्लेन करता हूं कैसे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपने जो है डेप्रिसिएशन लगाया किसी मशीन के ऊपर, यानी मशीन को आपने जो है अपने बुक्स के अंदर दिखाना है और आप उसका जितना पोर्शन एक ईयर में यूज कर रहे हैं उसे आप डेप्रिसिएशन के जरिए दिखाते हैं अपनी बुक्स के अंदर या पेनल अकाउंट के अंदर। कुछ टर्म्स आपको अजीब लगेंगे क्योंकि जिन्होंने चैप्टर नंबर 2 नहीं पढ़ा उन्हें नया लगेगा ये सब कुछ। मैं आपको बता रहा था कि आपने जो है किसी भी मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया है तो उस डेप्रिसिएशन को लगाने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने फर्स्ट ईयर में जो है एक तरीका यूज कर लिया जिसको हम बोलते हैं SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड। तो आपको इस प्रिंसिपल के तहत आपको लगातार सेम मेथड यूज करना है, नेक्स्ट ईयर भी आपको सेम मेथड यूज करना है। यानी अगर किसी बिजनेस ने SLM तरीका यूज किया है, स्ट्रेट लाइन मेथड यूज किया है डेप्रिसिएशन लगाने के लिए, तो आपको नेक्स्ट ईयर भी सेम मेथड यूज करना है। ये प्रिंसिपल हमें ऐसा कहता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि कोई भी इंसान जो है प्रिंसिपल को चेंज नहीं कर सकता या जो मेथड वो यूज कर रहा है उसे चेंज नहीं कर सकता? तो इसका आंसर बिल्कुल पूरी तरीके से नहीं है। अगर आपको चेंज करना है उस मेथड को तो आपके पास एक जेन्युइन रीजन होना चाहिए चेंज करने का, जिसे आपको जो है बताना पड़ सकता है गवर्नमेंट को या जो भी अकाउंटिंग बॉडी जो हम पे जो नजर रख रही है उसे आपको एक्सप्लेन करना पड़ सकता है। अकॉर्डिंग टू द कंसिस्टेंसी अजम्पशन, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस वन सेलेक्टेड एंड अडॉप्टेड शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर। यानी आपने जो प्रैक्टिस या जो मेथड यूज कर लिया है उसको आपको लगातार जो है कंटिन्यू करना है। साउंड ब्रेक भाई, मेरी आवाज सभी को ठीक से आ रही है? अंकुश इज सेइंग साउंड ब्रेक। Am I audible to everyone? ठीक है, ओके डन। चलिए, तो कंसिस्टेंसी अजम्पशन आपको बताया मैंने कि यहाँ पे जो है आपने जो भी अकाउंटिंग प्रैक्टिस या प्रिंसिपल को अडॉप्ट किया है, फॉलो किया है, उसे आपको ईयर आफ्टर ईयर लगातार सेम प्रिंसिपल को फॉलो करना है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे एग्जांपल भी क्लियरली दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल 2 मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, रिटन डाउन वैल्यू मेथड इसको बोलते हैं WDV मेथड, and straight line method are equally acceptable under the assumption one method once chosen and applied should be applied consistently year after year to make the financial statements comparable। अब इसके पीछे रीजन क्या है, लॉजिक क्या है? वो यही है कि आपने अगर एक मेथड को यूज किया है 2021 के अंदर और 22 में आपने मेथड चेंज कर दिया तो 21 और 22 को कंपेयर करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा या कंपेरिजन जो है वो जेन्युइन नहीं रहने वाला। तो इसीलिए कंसिस्टेंसी अजम्पशन कहता है कि आपने जो भी मेथड यूज किया है उस मेथड को आप कंसिस्टेंटली अप्लाई कीजिए ताकि आप खुद से भी कंपेयर कर पाएं और किसी और फर्म के अकाउंट से भी कंपेयर कर पाएं। चेंज करने के पीछे जो है लॉजिक अभी हम पढ़ेंगे आगे कि चेंज करने के पीछे क्या लॉजिक हो सकता है। द अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस मे बी चेंज्ड इफ द लॉ और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिक्वायर्स इट और द चेंज विल रिजल्ट इन मोर मीनिंगफुल प्रेजेंटेशन। यानी आप अकाउंटिंग अजम्पशन को चेंज कर सकते हैं अगर आपके पास जो है कोई जेन्युइन रीजन है
मीनिंगफुल प्रेजेंटेशन के लिए, या आपको लगता है कि भाई एसएलएम मेथड जो है ज़्यादा साइंटिफिक नहीं है, जो कि बिल्कुल भी नहीं है, हमारा जो है डब्ल्यूडीबी मेथड ज़्यादा साइंटिफिक होता है। तो अगर आपको किसी पॉइंट ऑफ बिजनेस के टाइम पे लगता है कि आपको अपना मेथड चेंज करना चाहिए, तो आपको अपने अकाउंट्स में एक नोट लिखना होता है कि आपने मेथड चेंज किया है, एंड उसमें आपको रीजन भी लिखने होते हैं कि आपने मेथड को चेंज क्यों किया है। अगला एजम्पशन है एक्चुअल एजम्पशन। ये कहता है आपसे, जैसे हम अकाउंट्स करते हैं तो ये आपसे कहता है कि आपको जो है ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है व्हेन एंड दे आर एंटर्ड इनटू वेदर अमाउंट इज एक्सचेंज और नॉट। मतलब आपको पैसे मिले हैं नहीं है, उस बात से फर्क नहीं पड़ता, अगर आपने वो ट्रांजेक्शन कर ली है और उसके लिए जो भी ऑब्लिगेशन था आपका, मतलब आपने गुड्स को बेचना था या गुड्स को डिलीवर करना था, वो सब अगर पूरा हो गया है तो उस ट्रांजेक्शन को आपको रिकॉर्ड करना है। अकॉर्डिंग टू द एक्चुअल assumption, a transaction is recorded in the books of an account at the time when it is entered into, not when the settlement takes place. फॉर एग्जाम्पल, आपने जो है 4 अप्रैल को कोई सामान बेचा था किसी कस्टमर को, और उसने कहा कि पैसे मैं आपको दूंगा 1 साल के बाद या कुछ महीने बाद दूंगा, तो आपको रिकॉर्डिंग अकाउंट्स के अंदर उसी वक्त कर लेनी है जब आपने सामान बेच दिया है। पैसे कब मिल रहे हैं ये मैटर नहीं करता अकाउंट्स की नजर में, आपको अकाउंट्स जो करनी होती है वो एक्चुअल assumption को माइंड में रख के करनी होती है। ठीक है, तो ये हमारा था एक्चुअल assumption। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, आप इसे रीड कर सकते हैं बाद में। अब आते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल पर। ये जो हमने पढ़ी थी ऊपर अभी, ये अकाउंटिंग assumptions थी प्रॉपरली, है ना। ये एक्चुअल में ट्रेडिशन है, मतलब आप ये समझ लीजिए कि अकाउंट्स जो है पिछले 200 साल से करते आ रहे हैं लोग, तो उन्होंने कुछ ट्रेडिशन बनाए थे जिनको एज इट इज आज भी हमारा जो ICAI है वो फॉलो करता है, और इंडिया में इसी के बेसिस पे अकाउंटिंग की जाती है। अब कुछ ऐसे कंसेप्ट्स हैं जिनको हमें मानना होगा अकाउंट्स को बनाते वक्त। पहला कंसेप्ट बड़ा काम का है, अकाउंटिंग एंटिटी या फिर बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था हमने इसके बारे में कि आप जो है कैपिटल को लायबिलिटी साइड में क्यों दिखाते हैं, क्योंकि आप ये मानते हैं आप जो भी एंट्रीज कर रहे हैं वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस कर रहे हैं। आप ऐसे मान के चलिए, सिंपल सा इसका एग्जांपल देता हूं आपको मैं। आपको ये मानना है कि आप जब भी अकाउंट्स बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, तो आप कंपनी के लिए बना रहे हैं, ऑनर के लिए नहीं बना रहे हैं। मतलब आपको ये मानना है कि ऑनर अलग पार्टी है और बिजनेस अलग पार्टी है, और आपको हायर किया है बिजनेस ने। मतलब एग्जाम बैलेंस शीट अगर आ गई तो बैलेंस शीट को ये मान के बनाना है कि आप उस कंपनी के लिए बैलेंस शीट बना रहे हैं, ऑनर का उससे कोई लेना देना नहीं है। ये प्रिंसिपल कहता है कि ऑनर अपने आप में एक अलग एंटिटी है और बिजनेस अपने आप में अलग एंटिटी है। अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, बिजनेस इज कंसिडर्ड टू बी सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर्स। बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट फ्रॉम द ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, और यही रीजन है, इसी रीजन की वजह से आप जो है कैपिटल को दिखाते हैं लायबिलिटी साइड में, क्योंकि वो एक लायबिलिटी है किसकी, बिजनेस की। ऑनर एक अलग एंटिटी है, हाँ, उसे हम बोलते हैं इंटरनल लायबिलिटी या ऑनर्स इक्विटी, हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 के अंदर। ओके, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, यही एग्जांपल दिया गया होगा। अमृत स्टार्टेड बिजनेस एंड इंट्रोड्यूस 1 लाख बाय चेक। अमृत ने बिजनेस स्टार्ट किया, 1 लाख रुपए चेक दिया उसने। सिंस फर्म हैज रिसीव्ड द अमाउंट, इट विल बी डेबिट बैंक अकाउंट एंड क्रेडिट अमित्स कैपिटल अकाउंट। इस बात को आप भूल जाइए, क्योंकि चैप्टर पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट 3 चैप्टर, 3rd चैप्टर आई गेस, उसमें हम पढ़ेंगे डेबिट एंड क्रेडिट कैसे कर रहे हैं हम। Thus, a transaction is recorded in the books of firm from the firm's point of view. Business entity principle is applicable to all entities, be it is a business enterprise or not. ये सभी पे अप्लाई होगा, चाहे वो बिजनेस एंटरप्राइज है या नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल की हम बात करते हैं। ये प्रिंसिपल आपसे ये कहता है कि आप उन सभी ट्रांजेक्शन्स को बिजनेस में रिकॉर्ड करेंगे जिन्हें आप मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसी कोई भी ट्रांजेक्शन जिसे आप मनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, उसे आपको कोई रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स दैट कैन बी मेजर्ड इन मनी टर्म्स आर रिकॉर्डेड, है ना। ऐसी ट्रांजेक्शंस जिनको आप मनी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, उन्हें ही आपको रिकॉर्ड करना है। इसके अलावा कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने की आपको नीड नहीं है। कौन कौन सी आपको जो है ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करनी है? ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट दैट कांट बी मेजर्ड इन मनी टर्म्स आर नॉट रिकॉर्डेड। द वैल्यू ऑफ मनी इज कंसिडर्ड टू हैव स्टैटिक वैल्यू एज अ ट्रांजेक्शन। ये एक्चुअली इसके ड्रॉबैक है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है मनी की वैल्यू चेंज होती है हर साल, लेकिन आप ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, करंट वैल्यू उसकी निकालेंगे मशीन की या किसी भी ट्रांजेक्शन की, और उसी को आप रिकॉर्ड करेंगे। अगर उसकी वैल्यू चेंज हो रही है, मार्केट में उसकी वैल्यू चेंज हो रही है, तो उसे आपको चेंज नहीं करना है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है, ड्यू टू इन्फ्लेशन गुड्स दैट कैन बी परचेज फॉर 1000 टुडे मे बी परचेज फॉर से 1200 लेटर, लेकिन आपको उसे चेंज नहीं करना। तो ये प्रिंसिपल 2 बातें करता है, ऐसी ट्रांजेक्शंस को आपको रिकॉर्ड करना है जिन्हें आप मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसकी करंट वैल्यू ही रिकॉर्ड की जाएगी। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। ये आपसे क्या कहता है? नोटिफिकेशन का मैसेज। ओके 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 ओके,
देखते हैं थोड़ी देर बाद, नेक्स्ट सेशन में देख लेंगे, ठीक है। अगर आपको आवाज़ आ रही है व्हाट्सएप नोटिफिकेशन की तो नेक्स्ट सेशन में देख लेंगे। चलिए हम देखते हैं, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल की हम बात कर रहे थे। लाइफ ऑफ बिजनेस इज ब्रोकन। मैंने आपको बताया था कि हम ये मानते हैं गोइंग कंसर्न अजम्पशन के तहत कि हमारा बिजनेस लंबे समय तक चलता रहेगा, हम उसे बंद नहीं करने वाले, ना ही उसे स्केल डाउन करने वाले हैं। तो ये एक प्रिंसिपल है, उसी प्रिंसिपल से जुड़ा हुआ, उसी अजम्पशन से जुड़ा हुआ, जो कहता है आपसे लाइफ ऑफ ए बिजनेस इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीरियड ऑफ 12 मंथ्स नोन एज अकाउंटिंग पीरियड। मतलब आप क्या करते हैं यहाँ पे, आप पूरे अकाउंटिंग पीरियड को जो है बांट देते हैं कुछ हिस्सों में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक बिजनेस जो है वो चलने वाला है 40 साल तक, तो क्या करेंगे आप जो है उस पीरियड को डिवाइड कर देंगे 12 मंथ्स के अंदर। उस 12 मंथ्स के अंदर डिवाइड करने का लॉजिक क्या है, ताकि एक तो आप अपने आप को रिफ्लेक्ट कर पाए कि आपने लास्ट 12 मंथ्स में कैसा बिजनेस किया है, क्या आपने अर्निंग करी है, और आप खुद को कंपेयर भी कर पाए। फॉर एग्जांपल 2022 को आप 2023 से कंपेयर कर रहे हैं कि आपका बिजनेस जो है ग्रो किया है या डाउनफॉल हुआ है उसके अंदर, ठीक है। तो अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल कहता है कि पूरी लाइफ जो बिजनेस की हमारी है उसे आप स्मॉलर पार्ट में डिवाइड करते हैं, जो कि 12 मंथ्स हम जनरली लेके चलते हैं इंडिया के अंदर, ठीक है। उसे बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। An accounting period is an interval of time at the end of which income statement, that is profit and loss account or statement of profit and loss in case of companies and balance sheet are prepared, ठीक है। तो अकाउंटिंग पीरियड के एंड में ही आप जो है सारी चीजें बनाते हैं। अच्छा मेरे ख्याल में आवाज ना इसलिए आ रही है, मैं 1 मिनट देंगे आप मुझे। ओके डन, अब शायद आपको आवाज नहीं आएगी, जब कोई ज्वाइन करता है या लीव करता है ना उसकी आवाज आ रही है आई गेस। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रिंसिपल है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। अब ये प्रिंसिपल आपसे कहता है कि आपको अपनी अकाउंट्स के बारे में या बिजनेस रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें डिस्क्लोज करनी है, आप कोई भी चीज छुपा नहीं सकते। बहुत सिंपल सा लॉजिक है इसके पीछे, वो ये है कि आपके जो इन्वेस्टर्स हैं वो आप में पैसा लगा रहे हैं, तो उनके पास पूरा राइट है कि वो जान सकें कि आपके बिजनेस में क्या हो रहा है और क्या चल रहा है। डिस्क्लोजर शुड बी मेड ऑफ आइटम्स रिक्वायर्ड अंडर लॉ एंड दोज आइटम्स विच आर मटीरियल। यहाँ मटीरियल का मतलब सामान या पदार्थ से नहीं है, यहाँ मटीरियल का मतलब है इंपॉर्टेंट, द थिंग्स विच आर सिग्निफिकेंट, है ना। ऐसी कोई भी चीज जो सिग्निफिकेंट है या बिजनेस जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए जरूरी है, ऐसी हर बात को आपको डिस्क्लोज करना है, जो कि हमें फोर्थ प्रिंसिपल कहता है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर there should be a complete and understandable reporting on the financial statements of all significant information relating to the economic affairs of the entity। बहुत टिपिकल और अजीब सी लैंग्वेज है। इसका मतलब इतना सा है कि आपके बिजनेस से जुड़ी हुई जो भी बातें जरूरी हैं, सिग्निफिकेंट हैं या जिन्हें बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, उन सभी बातों को आपको डिस्क्लोज करना है अपनी बैलेंस शीट के साथ साथ। अकाउंट्स हम बनाते हैं, हमारे सिलेबस में नहीं है ये चीजें, हम ट्रेडिंग बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, आखिरी में आता है नोट्स टू द अकाउंट्स। वो नोट्स टू द अकाउंट्स में सारी बातें आपको बतानी होती हैं, जो भी आपने चेंज किया है या जो भी चीज आपको डिस्क्लोज करनी है वहां लिखना होता है प्रॉपरली, ठीक है। तो ये फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल आपसे बस इतना कहता है कि आपको हर एक जरूरी बात को एक्सप्लेन करना है, बताना है अच्छे से। नेक्स्ट इज मटेरियलिटी प्रिंसिपल। अब जो प्रिंसिपल नंबर 4 था हमारा और 5th प्रिंसिपल है, ये दोनों आपस में साथ चलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कह सकते हैं आप इसे। इसका मतलब क्या है, मटेरियलिटी का मतलब यहाँ पे ये है कि ऐसी कोई भी चीज जो कि सिग्निफिकेंट है, आइटम और डिस्क्लोजर इज मटेरियल इफ इट विल इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द यूजर। अब यहाँ पे ना एक बात बोली गई थी, मैं से रख करता हूँ, यहाँ पे एक बात बोली गई है मटेरियल, दिस वर्ड। अब कौन सी चीज मटेरियल है, यानी कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कैसे पता लगेगा? तो ये अगला प्रिंसिपल हमें गाइड करता है इसके लिए। ऐसा कोई भी आइटम या ऐसा कोई भी डिस्क्लोजर वो मटेरियल माना जाएगा अगर वो किसी भी इन्वेस्टर के या यूजर के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकता है ना। मतलब बेसिकली ये बोलना चाह रहा है आपसे कि अगर आपने कोई भी चीज आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है और आपके बिजनेस के जो ओनर्स हैं या बिजनेस के जो इन्वेस्टर्स हैं उनके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने वाली है, तो उस बात को हम मटेरियल कह सकते हैं। तो मटेरियलिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि हर एक जरूरी बात जो किसी भी इन्वेस्टर के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकती है वो मटेरियल मानी जाएगी, और उसके बाद उसे आपको डिस्क्लोज करना है एज पर दिस प्रिंसिपल। तो डिस्क्लोजर का मतलब ये है कि आपको वो चीजें बातें बतानी है। अब वो बातें कौन सी हो सकती हैं वो ये प्रिंसिपल हमें एक्सप्लेन करता है। अब मैं एग्जांपल देता हूं आपको। एक कंपनी का टर्नओवर है 10 करोड़, 10 करोड़ वो अर्न करती है एक साल के अंदर, और उन्होंने एक बिजनेस ट्रिप करी। उस बिजनेस ट्रिप में खर्चा हो गया 1000 रुपए, सिंपल सा एग्जांपल कि उसके अंदर 1000 रुपए खर्च हो गए। तो क्या उस कंपनी के लिए वो चीज मटेरियल है? तो आंसर इज नो, बिकॉज कंपनी का टर्नओवर बहुत ज्यादा है। कंपनी का जो टर्नओवर है या कंपनी बहुत बड़ी है, बड़े स्केल पे काम कर रही है, तो उसके लिए 1000 रुपए की ट्रिप, बिजनेस ट्रिप, या जो आप कह सकते हैं कि कोई ऑफिस मीटिंग अरेंज हुई थी उसमें रिफ्रेशमेंट आ गई 1000 रुपए की, तो वो उनके लिए मटेरियल नहीं है। ऐसी बातों को डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है आपको। बातें वो डिस्क्लोज करनी है आपको जो वाकई में उस कंपनी के लिए मटेरियल है। फॉर एग्जांपल उन्होंने 1 लाख रुपीस खर्च कर दिया, एम्प्लॉयज को ट्रिप पे ले गए थे, वो बिजनेस ट्रिप पे, तो ये बात इंपॉर्टेंट है, इसे आपको डिस्क्लोज करना चाहिए।
अब ये डिपेंड करता है अकाउंटिंग करने वाले पर्सन पे कि उसकी नज़र में वो क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है। तो ये उसकी खुद की विजडम है, वो उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेगा दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर वो इंपॉर्टेंट है तो उसे डिस्क्लोज करना है, और अगर इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसे डिस्क्लोज नहीं करना है। हर बात को डिस्क्लोज करने से आपके अकाउंट्स बहुत बड़े बन जाएंगे, उसके यूजर्स उसे अच्छे से यूज नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये प्रिंसिपल लेके आया गया कि जो चीज मटेरियल है उसे ही आप डिस्क्लोज करेंगे। इसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, एक टर्नओवर का एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, आप इसे बाद में पढ़ सकते हैं। अगला है प्रूडेंस एंड कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। माय फेवरेट, बहुत अच्छा प्रिंसिपल है, ठीक है, इसे सबको फॉलो भी करना चाहिए। ये प्रिंसिपल ये कहता है आपसे, प्रोवाइड फॉर ऑल द एंटिसिपेटेड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस बट डू नॉट अकाउंट फॉर एंटिसिपेटेड इनकम्स एंड प्रॉफिट्स। एंटिसिपेशन का मतलब होता है अनुमान लगाना, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि आपके बिजनेस को आने वाले टाइम में 10 करोड़ का एक सेल्स ऑर्डर मिलने वाला है, तो क्या उसकी अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग आज कर लेनी चाहिए, या उसके बेसिस पे आपको अपने बिजनेस प्लान बना लेने चाहिए? आंसर इज नो। भाई मुझे पता है कि आने वाले टाइम में हमें इतनी सैलरी मिल जाएगी, तो अभी से ही जो है लोन पे गाड़ी निकलवा लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रिंसिपल के तहत आपको ये प्रिंसिपल मना करता है कि ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। ये प्रिंसिपल आपसे बस इतना कहता है कि आपको हमेशा जितने भी एक्सपेंसेस होने वाले हैं, लॉसेस होने वाले हैं, उनका तो आपको अभी के अभी एंटिसिपेशन करके उनकी प्लानिंग कर लेनी चाहिए। लेकिन अगर आपको भविष्य में होने वाली इनकम या प्रॉफिट्स हैं, उनकी प्लानिंग, उनकी अकाउंटिंग अभी नहीं करनी चाहिए आपको, जब तक वो एक्चुअल में ना हो जाए, ठीक है। तो प्रूडेंस माने समझदारी होता है, वैसे प्रूडेंस का मतलब समझदारी है, तो प्रिंसिपल ये समझदारी वाली बातें करता है। और कंजर्वेटिव मतलब होता है कि आप जो है फ्यूचर को प्लान करके चल रहे हैं। जैसे आपको पता है 10 साल के बाद आपकी मशीन खराब हो जाएगी, तो आप जो है इस प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए डेप्रिसिएशन चार्ज कर देते हैं, ताकि आपके पास हर साल कुछ पैसे जमा होते रहेंगे, और 10 साल के बाद जब मशीन खराब हो जाएगी आपकी, तो उस मशीन को रिप्लेस कर लेंगे आप, ठीक है। ये प्रिंसिपल ही हमें हेल्प करता है उस चीज को चार्ज करने में, ठीक है, क्योंकि हमारे पास हमें पता है एक्सपेंस या लॉस होने वाला है 10 साल के बाद। लेकिन अगर आपको ये पता है कि आपको 1 साल के बाद आपका बिजनेस बड़ा हो जाएगा, आपको बड़े बड़े टर्नओवर ऑर्डर्स मिलने लग जाएंगे, तो उसकी आपको प्लानिंग या अकाउंटिंग अभी नहीं करनी है। बस ये प्रिंसिपल आपसे इतना सा कहता है, ठीक है। आप इसे एक लाइन में याद कर सकते हैं, डू नॉट एंटिसिपेट अ प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल द पॉसिबल लॉसेस, ठीक है। ये एग्जाम में आ सकता है एज इट इज लिखना, मैंने शायद किसी पेपर में देखा था ये क्वेश्चन। थोड़ी ज्यादा जूम हो रखी है। How for the rest? भाई पीडीएफ सभी को साफ दिखाई दे रही है? अ पर्सन इज सेइंग कि पीडीएफ ज्यादा जूम हो रखी है। मैंने जूम इसलिए की थी ताकि आप जो है क्लियरली विजिबल हो जाए आप लोगों को। ओके, ठीक है, डन। चलिए अगले प्रिंसिपल पे आते हैं, कॉस्ट कंसेप्ट प्रिंसिपल। ये क्या कहता है आपसे? ये आपसे कहता है कि आपको जो है हमेशा कोई भी अकाउंटिंग करनी है या किसी भी चीज़ को रिकॉर्ड करना है, तो उसे कॉस्ट पे करना है, जो प्राइस पे किया है आपने। ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड एट द प्राइस पेड। आपने 10 लाख की मशीन खरीदी थी, अगर आपने उस मशीन को आज से 5 साल बाद रिव्यू किया कि मार्केट में उसकी वैल्यू क्या है, तो मार्केट में हो सकता है उसकी वैल्यू जो है गिर गई हो, 4 लाख की बची हो, तो आप अपने अकाउंट्स में उस वैल्यू को चेंज नहीं करेंगे। आपने जितने की मशीन खरीदी है आपको उसी पे रिकॉर्ड करना है, ठीक है, डेप्रिसिएशन लगाते हुए। आपको जो है अपना प्राइस चेंज करने का राइट नहीं है। ये प्रिंसिपल आपसे ये कहता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल, इसीलिए इसका नाम है। कॉस्ट कंसेप्ट कह लीजिए आप, क्योंकि आप इसके लिए जो प्राइस पे करते हैं उस पर रिकॉर्डिंग करनी है, या फिर आपको हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है, जो आपने लास्ट टाइम पे किया था उसी पे आपको रिकॉर्डिंग करनी है। अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट कंसेप्ट, एन एसेट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट प्राइस पेड टू एक्वायर इट एंड द कॉस्ट इफ द बेसिस फॉर ऑल सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग ऑफ द एसेट। यानी भविष्य में होने वाले सारे के सारे अकाउंटिंग जो आप करोगे, डेप्रिसिएशन लगाओगे या कुछ भी आप सेल रिसेल करोगे, तो आपको उसी कॉस्ट को माइंड में रख के सेल रिसेलिंग करनी होती है, ठीक है। Assets is recorded at the cost at the time of purchase, but it's systematically reduced by charging depreciation. Depreciation चार्ज करने का राइट है आपके पास, बट उसकी रिकॉर्डिंग जो आपने की है या डेप्रिसिएशन आप लगाएंगे वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही लगाएंगे हमेशा। ओके, लेट्स प्रोसीड। अगला है मैचिंग कंसेप्ट एंड मैचिंग प्रिंसिपल। थोड़ा ध्यान समझेंगे आप इसे, थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है लोगों को। ये कहता है आपसे, एक्सपेंसेस इनकर्ड टू अर्न द रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज एक्सपेंस इन द ईयर रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है। इसका मतलब क्या है? लैंग्वेज थोड़ी सी अजीब सी है। इसका मतलब इतना सा है कि आपने मान लीजिए 2022 में 10 लाख रुपए कमाए। उस 10 लाख रुपए को कमाने के लिए आपने उस ईयर में 9 लाख रुपीस खर्च किए हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया? सेम ईयर के एक्सपेंस को लिया और सेम ईयर्स की आपने रेवेन्यूज को लिया, उन्हें आपने मैच किया आपस में, एंड यू गॉट द फाइनल प्रॉफिट। मैचिंग कंसेप्ट ये कहता है आपसे कि आपको सेम ईयर के एक्सपेंसेस को सेम ईयर के रेवेन्यू से मैच करना है, तभी आपको रियल प्रॉफिट मिल पाएगा। अब आप बोलेंगे तो बहुत कॉमन सी बात है। ये कॉमन नहीं है। कैसे?
जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, तो उसमें क्या होने वाला है, उसमें ये होगा कि आपको दिया जाएगा कि आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है 1 साल का, 2022 की हम बात कर लेते हैं, 2022 में आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है 15,000 रुपये, और आखिरी में लिखा हुआ है कि इसमें से 5,000 रुपये ना नेक्स्ट ईयर के हैं। मतलब आपने 15,000 पे कर दिए, जिसमें से 5,000 जो है वो नेक्स्ट ईयर के लिए हैं, 2023 के रुपए आपने 2022 में ही पे कर दिए। तो इसका मतलब ये है कि आपको अपने अकाउंट्स में सिर्फ और सिर्फ 10,000 ही रिकॉर्ड करना है एक्सपेंस और इनकम को मैच करने के लिए। जो 5,000 है वो कहाँ जाएंगे, वो जाएंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस के अंदर। आपने प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पढ़े थे, ठीक है। तो प्रीपेड एक्सपेंस जो बनता है हमारे पास, या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो बनता है, वो इसी प्रिंसिपल की वजह से बनाया जाता है, ठीक है। एन इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस इज टू डिटरमाइन प्रॉफिट पीरियडिकली, है ना। आप चाहते हैं कि हर साल आपको प्रॉफिट पता लग सके। इट इज नेसेसरी टू मैच द रेवेन्यूज ऑफ द पीरियड विद द एक्सपेंस ऑफ दैट पीरियड टू डिटरमाइन द करेक्ट प्रॉफिट और लॉस फॉर द अकाउंटिंग पीरियड। मतलब सेम ईयर के आपको रेवेन्यूज को एंड एक्सपेंसेस को मैच करना है ताकि आपको रियल प्रॉफिट मिल सके। Profit earned by the business during a period can be correctly measured only when the revenues earned during the period is matched with the expenditure incurred to earn that revenue। मतलब आप सेम ईयर के एक्सपेंडिचर को जब मैच करेंगे उसी ईयर के रेवेन्यू से, तभी आपको जो है प्रॉपरली मिलेगा। ये बात बिल्कुल रेलिवेंट नहीं है कि पेमेंट आपको कब मिलती है, यहाँ लिखा है ना, इट इज नॉट रेलिवेंट व्हेन द पेमेंट वाज मेड और रिसीव्ड। ये हम पढ़ के आए एक्रूअल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। ये सारे प्रिंसिपल्स आपस में इंटररिलेटेड हैं और सब एक साथ काम करते हैं, ठीक है। इन प्रिंसिपल के अलावा, इन प्रिंसिपल को माइंड में रखे बिना आप कोई भी अकाउंटिंग नहीं कर सकते। इन सभी को माइंड में रखना पड़ता है, बैक ऑफ द माइंड, है ना। चलिए अब बात यह ना कि प्रीपेड वाले क्यों करें हम या आउटस्टैंडिंग वाले क्यों करें, तो आपका आंसर है क्लियरली कि हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें मैचिंग कंसेप्ट या मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो करना है। सेम ईयर के अकाउंट खर्चों को ही हमें रिकॉर्ड करना होता है। अगर नेक्स्ट ईयर की पेमेंट आपने अभी कर दी है तो वो आपका एक तरीके से एसेट बन जाएगा, उसे आप प्रीपेड एक्सपेंस में दिखा सकते हैं। विल डिस्कस लेटर कैसे एसेट बनेगा जब हमारे पास चैप्टर आएगा निकल के। हम बात करते हैं ड्यूअल एस्पेक्ट और ड्यूअलिटी प्रिंसिपल। ये बहुत कॉमन है, आपको पता है अच्छे से। एवरी ट्रांजेक्शंस एंटर्ड इनटू टू एस्पेक्ट्स, ठीक है, डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ इक्वल अमाउंट, है ना। हर एक ट्रांजेक्शन के दो पहलू होते हैं, एक देने वाला और एक लेने वाला। तो यहाँ पे जो है एक को डेबिट करना है, एक को क्रेडिट करना है। किसको डेबिट किसको क्रेडिट करना है ये हम पढ़ेंगे जब हम चैप्टर पढ़ेंगे डेबिट एंड क्रेडिट वाला। अकॉर्डिंग टू द ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, according to the dual aspect concept, every transaction is entered into by an enterprise has two aspects, a debit and a credit of equal amount, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए आप, एक इंसान जो है अपने बिजनेस के अंदर 1 लाख रुपए लेके आया, तो वो जो 1 लाख रुपए लाया है वो एज ए कैपिटल लाया है, तो आप उसे दिखाएंगे लायबिलिटी वाली साइड में कैपिटल के रूप में, इसे हम इक्विटी बोल देते हैं। और क्योंकि वो कैश लेके आया है तो हमारा एसेट भी बढ़ जाएगा 1 लाख से। तो यहाँ पे दो एस्पेक्ट हो गए ना एक ही ट्रांजेक्शन के। वो लाया था 1 लाख रुपए, हमें दोनों पहलू रिकॉर्ड करने हैं। बिजनेस की लायबिलिटी बढ़ गई, बिजनेस का एसेट ही बढ़ गए और दोनों मैच हो गए। हर एक ट्रांजेक्शन होने के बाद ये प्रिंसिपल जो है दोनों को मैच कर देगा, लेफ्ट साइड को भी राइट साइड से, ठीक है। ये हम फॉर्मुलेस पढ़ चुके हैं, आप इसे नोट कर सकते हैं बाद में, ये काफी काम के फॉर्मुले हैं, ठीक है। कि ओनर्स इक्विटी प्लस में क्लेम्स ऑफ आउटसाइडर्स को एसेट बोल देते हैं, या फिर एसेट्स को निकालने का तरीका ये है, ओनर्स इक्विटी प्लस क्लेम्स ऑफ आउटसाइडर्स, मतलब उसी का दूसरा रूप है। आगे देखते हैं रिवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। रिवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन द राइट टू रिसीव इज एस्टेब्लिश्ड। इसका मतलब ये है कि आपने कोई भी जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की थी उसके अंदर आपका जो ऑब्लिगेशन था, फॉर एग्जांपल गुड्स को बेचने का या टाइटल ट्रांसफर करने का। इसका मतलब यह है कि आप एक शॉप पे जाते हैं और शॉपकीपर आपके नाम का बिल बना देता है। उसने आपके नाम का बिल बना दिया और आपने जो सामान खरीदा था खरीद लिया, लेकिन आपने उसको अभी तक पे नहीं किया है। तो बहुत सिंपल सा फंडा है, अगर आपने उसे पे नहीं किया है उसके बावजूद भी वो चीज़ आपकी हो गई है, तो आपको उसी टाइम उस इनकम को रिकॉर्ड कर लेना है। मतलब उस ऑनर को, जो बिजनेस ओनर है या जो दुकानदार है, वो उसको एज ए इनकम रिकॉर्ड कर लेगा, बेशक से आप उसे पेमेंट करने वाले हो 1 महीने के बाद। तो यहाँ बस इतना सा बोला गया है, रिवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन द राइट टू रिसीव इज एस्टेब्लिश्ड। जैसे ही आपका जो अधिकार है उस चीज को लेने का, या जो टाइटल आपको मिलना चाहिए, उस सामान के असली ओनर आपको बनना है खरीदने के बाद, तो जैसे ये काम हो जाएगा वैसे ही शॉपकीपर है वो अपने पास एज ए इनकम उस बात को, उस चीज को रिकॉर्ड कर सकता है। According to the revenue recognition concept, a revenue is considered to have been realized when a transaction has been entered into and the obligation to receive the amount is established. It is noted that recognizing revenue and receipt of the amount are two separate aspects. यानी रेवेन्यू को मान लेना, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी जो सैलरी है, अगर किसी की सैलरी नहीं आई है अभी तक और वो पूरे महीने काम कर चुका है, तो वो उसको एज ए इनकम मान सकता है, बिकॉज उसे पैसे ही तो नहीं मिले, लेकिन उसने पूरे महीने काम करने का जो ऑब्लिगेशन था वो तो कंप्लीट कर दिया, दैट्स इट। तो इस केस में जो है उसे जो है रेवेन्यू को मानने का, ओके ठीक है। तो इस एक सेकेंड,
तो इसमें जो रेवेन्यू को मानने का उसका ऑब्लिगेशन पूरा हो चुका है, इसीलिए उसको सैलरी नहीं भी मिली है, उसके बावजूद जो है उसको एज ए सैलरी मान सकता है, रिकॉर्ड कर सकता है अपने पास, अगर वो अकाउंटिंग कर रहा है तो। अगला हमारे पास है वेरिफिएबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट। यह कहता है आपसे, जो हम बनाते हैं ना, आपने सुना होगा जेई बनाते हैं, जो बुक्स में है प्रॉपरली, या जिन्होंने बुक्स में नहीं भी हैं, अगर वो काम कर रहे हैं एम्स या टैम्स के, तो जेई बनती है, जनरल वाउचर्स, वो इसकी वजह से बनते हैं। प्रिंसिपल आपसे कहता है ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। आप कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, टीसी बनती है या कुछ भी बनता है, उसके बाद जेई बनाना जरूरी इसलिए है क्योंकि वो जेवी ये प्रूफ है कि आपकी ये ट्रांजेक्शन हमने एंटर की है या हमने ट्रांजेक्शन करी है, कंप्लीट करी है। द वेरिफिएबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट्स होल्ड द अकाउंटिंग शुड बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस। यानी जेवी जो बनाई जा रही है उसका पर्सनली कोई पर्सनल बायस नहीं होना चाहिए। जो इंसान बना रहा है अपनी मर्जी से जेवी बना के बैठ गया, वो जेवी बनाएगा किसी ट्रांजेक्शन के एवज में, ठीक है। मेजरमेंट दैट आर बेस्ड ऑन वेरिफिएबल एविडेंसेस आर रिगार्डेड एज ऑब्जेक्टिव। आपने सुना होगा कुछ लोग बिजनेस ओनर्स होते हैं, वो हर एक ट्रांजेक्शन के लिए जो बिल्स होते हैं या जो पेमेंट उन्होंने की है, वाउचर्स वगैरह, वो संभाल के रखते हैं, क्योंकि जब उन पे इनकम टैक्स की जब रेड पड़ेगी या फिर इनकम टैक्स वाले उनसे सवाल करेंगे या कोर्ट में उन पे कोई केस हो जाता है, तो वो सारे के सारे एविडेंस को पेश करेंगे कि इस एविडेंस के तहत हमने ये रिकॉर्डिंग करी है। तो ये प्रिंसिपल आपसे कहता है हर एक ट्रांजेक्शन जो है उसको वेरीफाई करने के लिए आपके पास एक एविडेंस होना ही चाहिए, ठीक है। दैट इज कॉल्ड वेरिफिएबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट। तो ये हमारे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स थे, प्रिंसिपल्स थे, बहुत इजी हैं अगर आप इन्हें रिवाइज कर लेंगे तो, ठीक है। और आगे इसके अंदर जो चीज़ें हैं हमारे सिलेबस में नहीं है, यू कैन स्किप इट। जो मैं बता रहा हूँ, देखो एक तो कुछ लोग पूछ रहे थे कि ये बुक सफिशिएंट है या नहीं है, तो बुक सफिशिएंट है। उसके अलावा अगर बुक से पढ़ने का किसी को शौक है तो बुक्स खरीद सकता है, अदरवाइज पीडीएफ तो उसको मिलती रहेंगी रेगुलर बेसिस पे। और एक तरीका ये है कि आप इनके ना नोट्स बना सकते हैं, 11 ही प्रिंसिपल्स हैं, अपने हाथ से लिख सकते हैं इसे।